हेलो ट्रेडर्स। आज हम बात करेंगे कि FII और DII जब भी एंट्री करते हैं, मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशंस जब भी एंट्री करते हैं तभी उनकी एंट्री कैसे होती है ना। जैसे अभी हम रिटेलर हैं, अगर हमको एंट्री करनी है तो हम क्या करते हैं, अपना तो सबसे पहले डीमैट अकाउंट लॉगिन करते हैं, स्टॉक ढूंढते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्टली एंट्री कर देते हैं। लेकिन उनकी एंट्री सिस्टम क्या है, कैसे है, आज हम उसको डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, ये एक वीडियो है जो मैंने अभी कुछ दिन पहले डाला था, आप इसको पहले अच्छे से देख लो। ठीक है, इसको देखने के बाद आप जब ये वीडियो देखोगे तो आपको थोड़ा अच्छा से अंदाजा आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कैसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि ये चार्ट क्या है। ठीक है, फिर एक एक चीज मैं एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। ट्रेडिंग कैपिटल, कितना ट्रेडिंग कैपिटल होना चाहिए, हमको कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए, लिक्विडिटी रिक्वायर्ड लिक्विडिटी टू ट्रेड, है ना। मतलब रिटेल के लिए, प्रो के लिए और इंस्टीट्यूशन, ये प्रो तो हटा दो, मतलब प्रो और इंस्टीट्यूशन लगभग सेम ही है, इसके लिए प्रो हटा दो। हम सिर्फ दो चीज को देखेंगे, रिटेल और इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, रिक्वायर्ड लिक्विडिटी टू ट्रेड, लिक्विडिटी अवेलेबिलिटी व्हाइल ट्रेडिंग, मतलब जिस टाइम पे अपन ट्रेडिंग करते हैं उस टाइम पे वो लिक्विडिटी अवेलेबल होती है कि नहीं होती। ठीक है, उसके बाद एंट्री एग्जिट स्ट्रेटेजी, उसके बाद कंक्लूजन, कौन पैसा बनाता है। ये तो सभी को मालूम है कि रिटेलर नहीं बनाता और इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, और इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, ये सिद्ध हो चुका है। मतलब पिछले 100 सालों से, जब से स्टॉक मार्केट खुला है तब से इंस्टीट्यूशन पैसा बना रहे हैं, और अभी भी बना रहे हैं और कल भी बनाते रहेंगे। मैं शायद नहीं रहूंगा या ये दुनिया में, उसके बाद भी तब भी इंस्टीट्यूशन पैसा बनाते रहेंगे। आप जो वीडियो देख रहे हो, आप भी चले जाओगे, आप भी मर जाओगे, उसके बाद भी इंस्टीट्यूशन पैसा बनाते रहेंगे, है ना। क्योंकि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो काफी रियलिस्टिक होती है, इसके लिए वो पैसा बनाते हैं, है ना। उनका सारा गेम एकदम बहुत अच्छे से उन्होंने बुन के रखा हुआ है। ठीक है, तो अभी ये देखो, रिटेल ट्रेडर का कैपिटल जो रहता है, सबसे पहला पॉइंट ये जो है ट्रेडिंग कैपिटल, रिटेल ट्रेडर का 2 से 10 लाख होता है ना, एकदम सीधी सीधी बात। उसके बाद इंस्टीट्यूशंस का हमेशा 100 करोड़ के आसपास होता है। ठीक है, आप जब भी चार्ट पे जाओगे तो आपको दिखेगा कि इंस्टीट्यूशन का कितना एक ये होता है, क्या बोलते हैं, रिटेल ट्रेडर का कैपिटल हमेशा 2 से 10 लाख होता है ना। बहुत कम होते हैं जिनका 10 के ऊपर जाता है, लेकिन एवरेज उतना ही वेरी करता है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन का कैपिटल हमेशा 100 करोड़ के आसपास होता है ना। 100 करोड़ होता है। ये भी कैसा होता है, ये बहुत सारे, अभी जैसे म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड में आप जैसे मेरे जैसे रिटेलर लोग पैसा डालते हैं। मेरे जैसे अगर किसने 1 लाख डाला तो 100 जन का हो गया 1 करोड़। ठीक है, और वैसे और 100 का जब ये ग्रुप बनेगा, समझो 100 जनों का एक ग्रुप हो गया, उनका हो गया 1 करोड़। वैसे ही 100 ग्रुप हो गए तो उनके हो गए सीधा 100 करोड़, है ना। 100 करोड़ से भी ज्यादा होता है, लेकिन अपन एक अंदाजा पकड़ते हैं कि 100 करोड़ है। ठीक है, रिटर्न एक्सपेक्टेशन, रिटेल ट्रेडर क्या करता है, यहां पे मार खा लेता है कि उसकी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो बहुत हाई होती है ना। यहां पे ही ये जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है, यहां पे ही एक रिटेल ट्रेडर मतलब अपना भविष्य तय कर लेता है। मतलब उसका रिजल्ट जो है ना, जो आने वाला है, वो वहां पे उसका एकदम तय कर लेता है कि उसको मतलब नीचे ही गिरना है, मतलब उसको कुछ वो कमाने नहीं वाला है ना। रिटर्न एक्सपेक्टेशन, एक्चुअली रिटर्न एक्सपेक्टेशन ये होता है उसका अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हमेशा। अभी आज भी मैंने कुछ ट्रेडर से बात की, एक तो मेरा रिलेटिव ही है, वो स्टॉक मार्केट सीखना वो चालू कर रहा है, एक्चुअली स्टडी कर रहा है वो ग्रेजुएशन में। तो उसने मेरे को कुछ चीज़ें बताई, पूछी, मतलब कि कैसे, आप क्या लगता है आपको कि, मतलब मराठी में बात कर रहा हूँ कि काय वाटतं की कैसा होगा ये, है ना, कि ऑप्शन फ्यूचर क्या है। ऑप्शन फ्यूचर तो नहीं, उसने बोला पैसा डबल किस में होता है। उसका दूसरा तीसरा सवाल मेरे से ये था कि पैसा डबल किस में होता है और कितने टाइम में होता है। अभी बस उसने जब ये सवाल पूछा, उसमें ही उसकी सारी स्टोरी समझ में आ गई कि ये क्या चाहता है मार्केट से, है ना। मतलब है मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है, चाहता क्या है कि अपने खर्चे उठाए, है ना।
ऐसा नहीं कि कुछ एकदम खराब, मतलब उसको कोई खराब लत भी नहीं है, लेकिन वो चाहता बस यही है कि खुद के खर्चे उठाए, कुछ फैमिली को सपोर्ट करे, है ना। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने में और 2 साल बाकी है, उसके पहले वो कुछ कर ले, उसका एकदम सीधा यही था। उसने ऐसा सोचा था कि 5-10 हज़ार रुपया कैपिटल अरेंज करेगा और 5-10 हज़ार रुपये लगाएगा, और महीने महीने में वो 5-10 हज़ार का डबल डबल होते जाएगा। लेकिन यहीं पर एक कोई भी ट्रेडर सबसे गलत जगह पे घुस जाता है ना। गलत जगह पे मतलब गलत सोच लेके, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। जैसे देखो, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री मेरे पहले भी थी, मेरे अभी भी है मेरे दौर में, और मेरे बाद भी रहेगी। तो वो एक्सपेक्ट क्या करती है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का रिटर्न कितना है पर ईयर, अगर हम उसका एवरेज निकाले तो 12 से 15% तक ही जाता है। कभी कभी 20% तक जाएगा, लेकिन एवरेज अगर देखा जाए तो वो 12-15 के आसपास ही वेरी करेगा। ठीक है, ये एक रियल फैक्ट है। अगर उसको महीने में अपन करने जाए तो अपने को 1-1.25%, 1.5% तक ज्यादा से ज्यादा जाएगा, है ना। यहाँ पे अभी सोचो, म्यूचुअल फंड कमा रही कितना और एक रिटेल ट्रेडर, अभी म्यूचुअल फंड का और एक रिटेल ट्रेडर का कंपैरिजन है? कुछ भी कंपैरिजन नहीं है। म्यूचुअल फंड ऐसा है कि मतलब देखो, भी सोचो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, तुम सोचो कि कितना लोगों का घर चल रहा है उससे। मतलब ऐसा नहीं कि सब पैसा लगा रहे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री रन करने के लिए जितने भी लोग काम कर रहे हैं, मतलब जो भी उसकी मार्केटिंग कर रहा है, जो उसको चला रहा है, अभी एक समझो एक पूरा बिल्डिंग है, तो वो बिल्डिंग में कितने जन काम कर रहे हैं, बिल्डिंग की देखभाल कर रहे हैं, अकाउंट मैनेज कर रहे हैं। अकाउंट मैनेज तो समझो जो एकदम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, कोर ट्रेडिंग, उनको छोड़ दो, लेकिन वो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको छोड़ दो, लेकिन आजू बाजू के लोग देखो कि जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, है ना, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके वजह से वो ट्रेडर्स काम कर पा रहे हैं। ठीक है, जो मार्केटिंग एजेंट्स होते हैं, जो एजेंट लोग लाते हैं कस्टमर लोग को, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो सब लोगों की सैलरी जा रही है, बहुत ज्यादा सैलरी जा रही है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर साल में अगर देखा जाए ना, तो 100 करोड़ के ऊपर सैलरी जा रही है लोगों की। तो ये सारा पैसा कहाँ से आ रहा है? कोई जुआ खेल के आ रहा है क्या? नहीं, ये सब 12-15% में से ही निकल रहा है। जो कमाई हो रही है उसमें से ही उन सबकी सैलरी भी जा रही है, और उसमें से ही जो भी म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहा है उसको इनकम भी आ रही है। मतलब तुम सोचो 12-15%, ये कितनी बड़ी चीज हो जाती है कि उससे लाखों घर चल रहे हैं, है ना, लाखों घर भी चल रहे हैं, और प्लस जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको भी पैसा मिल रहा है। तो लेकिन रिटर्न एक्सपेक्टेशंस कितनी है? 12 से 15%। ये इस चीज को ना दिमाग में डालो, अगर ये नहीं घुसेगी तो राम राम कह दो स्टॉक मार्केट को और निकल जाओ। क्योंकि अगर खुद की सोच अगर थोपोगे कि नहीं बाबा मेरे को इतना ही चाहिए, मार्केट से उतना ही चाहिए, तो ये नहीं हो पाएगा, है ना। नहीं मतलब नहीं हो पाएगा। अभी अगर कोई बंदा है वो सोचेगा कि मेरे पास 2 लाख रुपए है, 2 नहीं 1 लाख पकड़ो, समझो मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैं उसको म्यूचुअल फंड में डाल रहा हूं और मुझे 1 साल के बाद डबल चाहिए। क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो अगर उसको डबल चाहिए तो उसको ये चीज का अंदाजा होना चाहिए कि उसको 5 से 8 साल लगेंगे, है ना। जब ये जाएगा 1 लाख रुपए उसमें, फिर कुछ सालों के बाद कंपाउंडिंग भी होगा, है ना। मतलब समझो 1 लाख रुपए आज है तो अगले साल 1,10,000 हो जाएगा। फिर वो 1,10,000 का 10% और पकड़ो, है ना, 15% एक्चुअली पकड़ो, लेकिन 10% एक एवरेज अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 1,10,000 के ऊपर और 10%, मतलब 11,000 और बढ़ेगा, फिर 21,000 हो गया, फिर 1,21,000 हो गया, तो 1,21,000 का 10%, ऐसा कर करके वो आने वाले 5 से 8 साल में वो डबल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि जिस साल में अपन ने डाला अगले साल अपने को सीधा डबल मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। वैसे ही जहां पे इंस्टीट्यूशंस को ये चीज समझ में आ रही है, वहां पे रिटेल ट्रेडर को ये चीज समझ में क्यों नहीं आती है ना। इस चीज के बारे में सोचो। ये जो है ना रिटर्न एक्सपेक्टेशंस, ये सबसे बड़ा मामला है, सबसे बड़ा, क्योंकि यहां से ही चालू हो जाती है अगली जर्नी, है ना। इसके बाद ही चालू होती है अगली जर्नी। अगर इसको नहीं समझा जाए तो फिर कुछ भी नहीं समझेगा। और अगर बराबर इसको अगर अपन ने प्लान नहीं किया, नहीं तो इसका नॉलेज नहीं रहा, नहीं तो अगर
इसमें अगर कुछ भी गलती कर ली इसको समझने में, तो फिर अगले उठाए हुए सारे स्टेप्स गलत हो जाएंगे। जैसे आपने एग्जाम्स में देखा होगा, स्कूल टाइम में तो कॉलेजेस में मैथ्स का एग्जाम देने के टाइम पे कोई भी एक बड़ा गणित रहता है ना, कोई भी एक थियरम रहता है, नहीं तो कुछ भी रहता है, स्टार्टिंग में अगर फॉर्मूला अगर थोड़ा सा गलत लिख दिया जाए, है ना, तो क्या होगा, एक्स के बजाय वाई लिख दिया जाए, नहीं तो कॉस थीटा के बजाय साइन थीटा लिख दिया जाए, है ना, सिन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, है ना। अगर कुछ भी अगर फॉर्मूला गलत हो गया, अगर माइनस की बजाय प्लस डाल दिया, नहीं तो डिवाइड के बजाय इनटू डाल दिया, तो अगर समझो 10 स्टेप का अगर वो पूरा है, फर्स्ट स्टेप में अगर गड़बड़ी हो गई तो 10 स्टेप के बाद आंसर बराबर निकलेगा कि रॉन्ग निकलेगा। ये इतना छोटा सा ना कॉमन सेंस रहता है, इधर छोटा सा दिमाग रहता है, अगर चलता नहीं है ना तो उसको चलाओ। पहले नॉलेज इकट्ठा करो कि क्या मार्केट में चल रहा है उसके बाद ही दिमाग लगाओ कि क्या होगा कि क्या नहीं होगा। अगर ऐसे ही करते रहोगे तो मार्केट तुमको बुलाएगा अपने पास, है ना, बुलाएगा, चबाएगा और थूक देगा। सच में बोल रहा हूं, और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो रिटर्न एक्सपेक्टेशंस, यही से एक ट्रेडर, एक बिगिनर ट्रेडर रॉन्ग टर्न लेना शुरुआत कर देता है ना। रिटर्न एक्सपेक्टेशन, भले ही वो कैपिटल कितना भी लेके आए, लेकिन एक रिटर्न एक्सपेक्टेशन, ठीक है। अभी म्यूचुअल फंड जैसे मैंने कहा कि एक साल में 15% कमाती है। अगर आप रिटेल ट्रेडर हो तो आप साल का 50 से 60% कमा सकते हो, ठीक है। 5% पर मंथ ये हो सकता है, मतलब एक म्यूचुअल फंड से भी आप कई गुना तेज काम करोगे, ठीक है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री चल रही है, मतलब इतना, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों का घर चल रहा है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो लोग जो पैसा कमा रहे हैं वो पूरा 100% अपने पास दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कि हाँ पूरा का पूरा दे रहे हैं, उनका कट भी रहता है। जरूरी नहीं कि 10% अगर 15% कमाए तो 15% अपने पास आया, वो कमाती ज्यादा है, अपने पास आता कुछ ही है ना। तो अगर आप खुद ही अगर वैसा काम करोगे रिटेल ट्रेडर बन के, तो वो अच्छा खासा कमा सकते हो, ठीक है। ऐसा तो नहीं ना कि जेब से अपना सब लोग का सैलरी दे रही है, समझो 15% कमाया, 15% तुमको दे दिया, ऐसा कभी नहीं होता। वो कमाएगी 40, 50, 60%, तुमको उसमें से देगी 15%, ठीक है, बात ऐसी है। तो अभी रिटर्न एक्सपेक्टेशन रिटेल ट्रेडर की बहुत हाई होती है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन की मॉडरेट होती है, मतलब ठीक ठाक, है ना। उसको मालूम है कि यही गणित है जो पहले से चलते आ रहा है, वही चलते जाएगा, वही चलते रहेगा, कुछ माइनस प्लस होगा, लेकिन ठीक है, उसको मालूम है कि हाँ इतना ही होने वाला है, बस इस पे ही अपना गेम करना है, बस बात खत्म, ठीक है। अभी रिक्वायर्ड लिक्विडिटी टू ट्रेड, रिटेल ट्रेडर को लिक्विडिटी कितना चाहिए आज के टाइम पे? तुम टॉप 1500 ने तो 2000 स्टॉक ले लो, है ना, जितने भी टोटल स्टॉक्स हैं। अगर तुम जब भी तुमको 10 लाख रुपए डालना है ना, यू चला जाएगा, यू, है ना, यू चला जाएगा, तुमको ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं। अभी इस चीज को गाइस अच्छे से समझना, अच्छे से सुनना। इंस्टीट्यूशन को जब भी पैसा डालना होता है, 100 करोड़ डालने के लिए उसको लिक्विडिटी कितनी लगेगी? बहुत ज्यादा लगेगी, और उतनी लिक्विडिटी कभी भी नहीं अवेलेबल होती है मार्केट में। ऐसा नहीं कि कभी नहीं होती, लेकिन 99% ऑफ टाइम वो अवेलेबल नहीं होती, तो उनको वो जनरेट करनी पड़ती है ना। इस चीज को समझो अच्छे से। रिक्वायर्ड लिक्विडिटी टू ट्रेड, रिटेल ट्रेडर एकदम इजीली काम कर सकता है मार्केट में 9:15 बजे से 3:30 बजे तक कभी भी, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन कभी नहीं कर सकता, है ना। 99%, मैं तो बोलता हूँ 99.9% उतना लिक्विडिटी नहीं होती मार्केट में, ठीक है, कभी नहीं होती। इस चीज को अच्छे से समझना, इस चीज को अच्छे से समझो, ठीक है गाइस। इस चीज को वीडियो यहां पे पॉज कर लो और इस चीज को अच्छे से समझो कि जो अपन पैसा कमाना चाहते हैं, हम कमाने के लिए हम उसको तुरंत डाल सकते हैं, है ना। जो पैसा कमा नहीं सकता, इस चीज को समझो, जो पैसा कमा नहीं सकता, अभी हम रिटेल ट्रेडर हैं, हम पैसा कमा नहीं रहे हैं, ठीक है। तो जो पैसा कमा नहीं रहा है वो पैसा इजीली लगा सकता है कभी भी, लेकिन जो म्यूचुअल फंड पैसा कमा रही है सालों से, डिकेड से, सेंचुरी से, वो पैसा अपने मन के हिसाब से कभी भी नहीं डाल सकती। इस चीज को समझो। मतलब ये रिटेल ट्रेडर है और ये इंस्टीट्यूशंस है,
तो ये एकदम इजीली कभी भी कुछ भी कर सकती है, लेकिन पैसा नहीं कमाने वाली। ये पैसा कमाने वाला है, हमेशा पैसा कमाने वाला है, लेकिन ये हमेशा एंट्री नहीं कर सकता कभी भी। इस चीज को समझो कि इसके पास लिमिटेशंस हैं, इसके पास भी लिमिटेशंस हैं, और दोनों के पास एडवांटेजेस भी हैं। देखो इसके पास क्या एडवांटेजेस हैं, अभी देखो रिटेल ट्रेडर कभी भी पैसा डाल सकता है, म्यूचुअल फंड कभी भी पैसा नहीं डाल सकती, है ना। ये इंस्टीट्यूशन का लिमिटेशन है, ठीक है। अभी एडवांटेज देखो, एडवांटेज इंस्टीट्यूशन का ये है कि इंस्टीट्यूशन पैसा कमाएगा ही कमाएगा, और रिटेल ट्रेडर लिमिटेशन कि वो पैसा नहीं कमाने वाला। इस चीज को अच्छे से दिमाग लगा के समझो, ठीक है। अगर ये चीज समझ में आ जाए तो तुम्हारी ट्रेडिंग करियर में सुधार आ सकती है गाइस, समझे। उसके बाद लिक्विडिटी अवेलेबिलिटी वाइल ट्रेडिंग, जैसे अपन ने अभी देखा कि रिटेल ट्रेडर के पास 100% ऑफ टाइम, मतलब 9:15 बजे से 3:30 बजे तक हमेशा वो कभी भी कौन से भी सेकंड में पैसा डाल सकता है, 10 लाख तक एकदम आराम से चला जाएगा, है ना। अभी ये उसके बाद रिटेल भी देखो, हर एक सेकंड में समझो 2-2, 10-10 रिटेलर बैठे हैं, तो उन सबका ऑर्डर भी चला जाएगा, ठीक है। मतलब 1 करोड़ भी कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आप अभी भी देख सकते हो कि टॉप 500 जो भी कंपनीज हैं, एक मिनट के कैंडल में कितना कितना टर्नओवर हो रहा है, ठीक है। ये और गाइस होता है, इस चीज को समझो यार, है ना, इस चीज को समझो। हर एक ट्रेडर इस चीज को अवॉइड कर देता है, लेकिन ये अवॉइड करने वाली चीज नहीं है मेरे गाइस, मेरे ट्रेडर्स। पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। स्टॉक मार्केट में दिखता है कि आसान है, आसान है, एफएनओ में कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन आसान नहीं है। ये इक्विटी में चैलेंजेस हैं, और एफएनओ तो छोड़ ही दो, है ना। एफएनओ तो साला करना ही मत जिंदगी में, क्योंकि फेक मार्केट है टोटली। एफएनओ इज फेक मार्केट। और अगर हाँ, कोई अगर मेरा सब्सक्राइबर ऐसा है ये चैनल पे कि जो सोचता है कि ये सब देख के, ये सब सुन के वो अपनी ट्रेडिंग सुधार लेगा एफएनओ से, तो सबसे पहले एक काम करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। इधर रुकना मत, और मेरे को फोन भी मत करना कभी एफएनओ के लिए। बहुत सारे ट्रेडर्स मुझे फोन करते हैं कि सर एफ ये जो आप बता रहे हो, यही सेम स्ट्रेटेजी में हम एफएनओ में अप्लाई किए तो क्या होगा, स्कैल्पिंग रिस्क और स्विंग का रिवॉर्ड, पोजिशनल रिवॉर्ड, ये नहीं काम करने वाला, है ना। स्लिपेजेस आते हैं और डीके आते हैं, ये 2 रीजन ऐसे हैं ना कि तुम्हारी घुस जाएगी, लेकिन ये होगा नहीं। इस बात को समझो अच्छे से। ये जो चैलेंजेस हैं ये इक्विटी में आ रहे हैं, ठीक है, और एफएनओ में तो अलग अलग ही लेवल का पूरा है, चल रहा है, ठीक है। उसके बाद लिक्विडिटी अवेलेबिलिटी वाइल ट्रेडिंग, इंस्टीट्यूशन के लिए नेवर एवर हैज टू जनरेट, हैज टू प्रोड्यूस। उनको अगर लिक्विडिटी चाहिए तो उनको जनरेट करनी पड़ती है। इस चीज को समझो। ये उनको मालूम है कि उनकी अगर उनको एंट्री चाहिए तो उनकी लिक्विडिटी अभी अवेलेबल नहीं है, तो वो लोग वहां पे जनरेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिटेलर अपनी खुद की लिक्विडिटी जनरेट नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो अवेलेबल है हर टाइम, 100% ऑफ टाइम, 9:15 से 3:30 बजे तक उसके लिए पूरा टाइम लिक्विडिटी अवेलेबल है, लेकिन वही इंस्टीट्यूशन के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है गाइस। ये इस चीज को ना अच्छे से अपने दिमाग में घुसाओ, नहीं घुसेगी तो ट्रेडिंग तुम्हारी घुसेगी, सच्ची में पैसा नहीं बना पाओगे। और जो भी सपने देखे हैं ना, हालांकि सारे सपने अनरियलिस्टिक ही होंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होंगे, ठीक है। मैं बार बार यही चीज कह रहा हूं कि इस चीज को समझो 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 समझो, ठीक है। अभी दे हैज टू जनरेट, है ना, प्रोड्यूस, तो वो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, अभी उसका आगे उसका जवाब है। एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रेटेजी, जो भी रिटेल ट्रेडर की एंट्री एग्जिट स्ट्रेटेजी है, अभी कैसा करेगा, प्राइस एक्शन सीखेगा, इंडिकेटर देखेगा, नहीं तो वेरियस टेक्निक्स और अलग अलग कुछ भी, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, फिबोनाची लगाएगा और कुछ भी करेगा। और वही इंस्टीट्यूशन क्या करेंगे, उनका जो स्टॉप लॉस है वो उनकी एंट्री रहेगी, एकदम सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। अभी ये चीज मुझे बहुत सारे ट्रेडर्स पूछते हैं सवाल, लेकिन ये जो मैंने अभी इतना जरा जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ
वो एक फोन कॉल पे एक्सप्लेन करना थोड़ा सा कठिन होता है ना, क्योंकि अभी दिख रहा है सामने ऐसा ऐसा है तो बात कर सकते हैं, लेकिन फोन पे मैं ना इतना सब कुछ नहीं बता सकता, ठीक है। तो अभी कैसा है, अभी एक कोई भी निफ्टी में अगर निफ्टी क्या, अभी समझो टीसीएस एक ही स्टॉक है, लेकिन उसको देखने वाले बहुत सारे लोग हैं, हजारों लाखों हैं। तो वहां पे अगर एक सपोर्ट लाइन बन रही है तो उस सपोर्ट लाइन में एंट्री करने वाले बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन का स्टडी सबने किया है ना। सपोर्ट पे आएगा, फिर वो सपोर्ट से फिर ऊपर जाएगा एकदम एज सिंपल एज दैट। तो ये चीज इंस्टीट्यूशंस को मालूम है कि ये ऐसा ऐसा होता है। फिर ये इसके बाद सपोर्ट पे आने के बाद कैसे इंडिकेटर्स, जो फेमस इंडिकेटर है, समझो मूविंग एवरेज है, जो फेमस नंबर वाले हैं, जो फेमस सेटिंग वाले, वहां पे कभी एंट्री दिख रही है उसको भी वो लोग ट्रैक करते हैं। और उसको ट्रैक करने के बाद जैसे मालूम पड़ता है, और सबसे पहली बात तो इंस्टीट्यूशन के पास डेटा भी अलग होता है जो अपने पास डेटा है वो बहुत लिमिटेड डेटा है, लेकिन उनके पास डेटा बहुत अलग है। मतलब उनको मालूम पड़ते हैं कि पेंडिंग ऑर्डर्स कहाँ पे हैं, ठीक है। पेंडिंग ऑर्डर्स, जो डिमांड और सप्लाई है ना, डिमांड एंड सप्लाई, सब बोलते हैं ना कि स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो अपने को जो आस्क और बिड दिखते हैं वो तो समझो ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद दिखते हैं, लेकिन उनको पेंडिंग ऑर्डर्स भी दिखते हैं। पेंडिंग ऑर्डर्स ही सब कुछ खेल है, वही है जो एक्चुअल में बताता है कि डिमांड है कि सप्लाई है यहाँ पे। और अपने को पेंडिंग ऑर्डर्स नहीं दिखते गाइस, है ना। पेंडिंग ऑर्डर्स का बहुत बड़ा खेल है अगर आज भी अगर हमको पेंडिंग ऑर्डर्स दिखाए जाए तो अपने को समझ में आ जाएगा। अभी दो दुकानें समझो, है ना, दो हार्डवेयर की दुकान है, एक के इधर गर्दी कम है और एक के इधर गर्दी ज्यादा है, ठीक है। तो अपने को समझ में आ जाएगा कि किसके पास डिमांड ज्यादा है। एकदम सीधी सीधी बात है ना, किसके पास डिमांड ज्यादा है। अगर समझो हमको वो गर्दी ही नहीं दिखाया जाए, सिर्फ वो दुकान का बोर्ड दिखाया जाए, तो आप ही सोचो कि क्या बोर्ड दिखाने से हमको उस दुकान के अंदर गर्दी है कि नहीं है, अपने को ये समझ में आने वाला है कि नहीं आएगा। वैसे ही हमको यहाँ पे स्टॉक मार्केट में सिर्फ वो ऊपर के दो बोर्ड दिखाए जाते हैं दुकानों के, ठीक है। हमको दुकान के बोर्ड के नीचे की गर्दी दिखाई ही नहीं जाती कि यहाँ पे गर्दी है कि नहीं है ना गाइस। इस चीज को समझो 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 समझो। पेंडिंग ऑर्डर्स का ही सब कुछ खेल है ना। तो इंस्टीट्यूशन के पास वो भी डेटा है जो अपने पास नहीं है ना। तो अभी बात ऐसी है कि तुम जो भी स्ट्रेटेजी, जो भी, मतलब जैसे समझो तुमको भी ट्रेडर बनना है तो तुम क्या करोगे, ये सब जो भी सीखोगे, हाउ टू ट्रेड स्टॉक्स, हाउ टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर, है ना। ये जो भी गेट एजुकेटेड, कोचिंग करोगे, ट्रेनिंग लोगे, आप बुक्स पढ़ोगे, मूवीज देखोगे, ऑडियो बुक सुनोगे, है ना, जो भी करोगे, जैसा भी करोगे, वो सब जो डेटा जो अवेलेबल है एक तरह से उनकी इंस्टीट्यूशंस की मेहरबानी से ही है, इंटरनेट पे अवेलेबल है ना। और उन लोगों ने ही वो डेटा जिंदा रखा है एक हिसाब से, और वो लोग ही तुमको एजुकेट कर रहे हैं वो डेटा से, है ना, कि मतलब उनका काम आसान हो, ठीक है। अभी एक ट्रेडर ने मुझे एक सवाल पूछा था कि इंस्टीट्यूशन अपना ट्रेडिंग करने का सही तरीका क्यों नहीं बताते, कि हाँ वो तो पैसे कमा ही रहे हैं लेकिन वो अपना सही तरीका क्यों नहीं बताते। तो यार ये बिजनेस की सीक्रेट है, कोई अपना सीक्रेट क्यों बताएगा। अगर सीक्रेट मालूम पड़ गया तो उनका बिजनेस ठप हो जाएगा, ठीक है। ये बात को ना समझो गाइस, अच्छे से समझो। तो भी बात ऐसी है कि जो भी अपन स्ट्रेटेजी लेके जाएंगे, है ना, वो स्ट्रेटेजी का वो लोग मिसयूज करेंगे, हमारे लिए ही करेंगे है ना। और हाँ, एक बात ऐसी है कि उनको ये मालूम नहीं कि अगर मेरा नाम पवन चौधरी है तो पवन यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, ये पवन चौधरी यहाँ पे बैठा हुआ है 10 लाख रुपए लेके, तो इसकी ये स्ट्रेटेजी है, उसको ये उड़ा देंगे ऐसा नहीं है। वो क्या करेंगे, उनको मालूम है कि पवन चौधरी एक क्राउड साइकोलॉजी का, मतलब एक क्राउड का सिर्फ एक व्यक्ति है, ठीक है। उनको मेरा नाम भी नहीं मालूम,
उनको बस मालूम है क्राउड है, ही इज अ पार्ट ऑफ क्राउड। तुम भी अगर हो तो यू आर अ पार्ट ऑफ क्राउड। वो क्राउड साइकोलॉजी फॉलो करते हैं, मतलब जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस। अभी मैं सिर्फ बाय करता हूं मार्केट में, बहुत सारे लोग हैं जो सेल करेंगे, है ना। तो सपोर्ट लेवल पे थोड़ा प्राइस नीचे भी लेके जाएंगे, नीचे जाएगा तो जितने भी लोग सेलर बैठे हैं वो लोग वहां पे ट्रेड कर लेंगे, तो उसको भी ट्रैप में कर लेंगे, है ना। तो उनको मालूम है कि कैसा क्राउड कहाँ पे कैसा ट्रेड करता है। और पहली बात तो अगर उनको पेंडिंग ऑर्डर मालूम पड़ जाती है, मतलब जो हम स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं वो उनको दिखता है कि हाँ यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। तो बात वैसी है। ये अभी मैं इमेजिन कर सकता हूँ, अभी तुम इमेजिन कर सकते हो कि नहीं, ये तुम्हारे ऊपर। ये तुम कभी इमेजिन कर पाओगे जब तुम अपना सोचने का दायरा खोल दोगे, ठीक है। तुम अच्छे से सोचने लगोगे, मतलब यू आर ओपन फॉर एवरीथिंग लाइक दैट, ठीक है। मतलब तुम एक सच के लिए तुम अपना दिमाग खोल के बैठे हो। अगर तुम सोचोगे नहीं मुझे पैसा डबल करना है हर महीने में, है ना, मुझे 50% तो कमाना ही कमाना है, तो ये सब चीजें समझनी तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल जाने वाली है। तुम पहले इसे समझो कि एक्चुअल में ये बिजनेस कैसे काम करता है ना, वो लोग कैसे काम कर रहे हैं। उनको जो भी पैसा लगाना है तभी लिक्विडिटी है ही नहीं, तो उनको प्रोड्यूस करनी पड़ती है, उनको पूरे क्राउड को जमा करना पड़ता है एक जगह पे। तो भी पूरा क्राउड जमा कैसे होगा? अभी फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी का जो स्टॉक है वो अगर तुम मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो वो कहीं पे रीटेस्ट पे आया है, तो वहां पे पूरा क्राउड जमा होगा, है ना। तो वहां पे भी देखो क्राउड को जमा किया गया है, अभी थोड़ा सा वो रीटेस्ट के नीचे गया है, तो वहां पे तुम देखोगे कि, है ना, वहां पे देखोगे कि जो भी वो ब्रेकआउट पे नजर टिकाए बैठे हुए हैं लोग, वो सारे वहां पे जमा हो रहे हैं, है ना, बहुत सारे रिटेलर जमा हो रहे हैं। तो पहले वो क्या करेंगे, सबको जमा करेंगे, है ना, उनको एंट्री करवाएंगे, फिर बाद में उनकी एंट्री तोड़वाएंगे, मतलब स्टॉप लॉस हिट करवाएंगे। फिर उसके बाद हो सकता है वो सिर्फ सिंगल बार ट्रैप ना करे। पहले का दौर अलग था कि उस टाइम पे एक सिंगल ट्रैप हो जाता था और लोग ये हो जाते थे, लेकिन अभी जब से मार्केट में ये चलने लगा है कि स्मार्ट मनी कैसे काम करती है, ट्रैप ट्रेडिंग क्या होता है, उस टाइम से मैं देख रहा हूँ कि डबल ट्रिपल ट्रैप होता है ना, कभी कभी तो 4-5 बार भी हो जाता है ट्रैप, कि मतलब बहुत थोड़ा सा मैसी हो गया आज के टाइम पे। तो यही बात है कि बहुत सारे ट्रैप्स अपने को देखने को मिलते हैं, है ना। इसके लिए बोला जाता है कि स्मेल द फियर और ट्रेड द फियर। ये ऐसे ही नहीं है ना। यहाँ पे जो डर है ना, वो डर किसका है? आप बस सोचो कि यहाँ पे जो बोला जाता है कि डर को पहचानो, तो डर किसका है यहाँ पे? क्या इंस्टीट्यूशन का डर है क्या? इंस्टीट्यूशन को तो कोई डर ही नहीं है, क्योंकि डर तो इंस्टीट्यूशन पैदा करता है ना। डर किसका? डर रिटेलर्स लोगों का डर, है ना। अपने को जो डर पहचानना है ना, वो जो डर की बात करते हैं वो रिटेलर्स का डर है ना। इस चीज को समझो, रिटेलर्स का डर। अपने को तुम्हारे मेरे जैसे लोगों का डर पहचानना है। जिस टाइम पे अपन वो डर पहचानने लग गए, उस टाइम के बाद हम इंस्टीट्यूशंस के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये गाइस, अभी ये वीडियो का तो मुझे तो इतना ही कहना था, शायद खत्म हो गया, इतना और कुछ कहना बाकी नहीं रहा है ना। अगर इसको और डीप में लेके जाना रहे तो हम चार्ट्स पे देख सकते हैं, लेकिन चार्ट्स भी सबको मालूम ही है ना। मैं समझता हूँ कि आप सभी, मैं जिनसे आज तक बात किया है मैंने, जो भी स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स हैं, वो लोग तो चार्ट्स बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, है ना, आप भी जानते होंगे। लेकिन ये जो चार्ट के पीछे की जो बात है, ये सारी बात है। समझ में आ रही है बात कि कैपिटल तो कम, ये छोड़ो, रिटर्न एक्सपेक्टेशन ये भी छोड़ो, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन के बाद ही सब कुछ रिटेल ट्रेडर का सब चालू हो जाता है, मतलब 7.5 ही चालू हो जाती है। अगर उसने रिटर्न एक्सपेक्टेशन सही पकड़ी तो मतलब उसकी 7.5 नहीं है ना। और अगर रिटर्न एक्सपेक्टेशन ज्यादा पकड़ी तो समझ लेना बस 7.5 चालू हो गई, शनिदेव बैठ गए तुम्हारे सर के ऊपर, तुम्हारे ट्रेडिंग कैपिटल, तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट पे बैठ गए, है ना। बस ऐसा है। तो बाद में रिक्वायर्ड वॉलिटिलिटी, लिक्विडिटी, रिटेल ट्रेडर बहुत कम। इस चीज को ना समझो गाइस,
अगर इसको अभी भी नहीं समझा ना तो बहुत सारा टाइम है ना कि वेस्ट ही होएगा, वेस्ट ही होएगा, वेस्ट ही होएगा, और हाथ में ना कुछ भी नहीं आएगा, है ना गाइस। ये बहुत ही सीरियस चीज है, मैं हंसते हंसते कह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें घुस जाएंगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, मेरे एक रिलेटिव का एक जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन कर रहा है, वो मेरे को यही बोला कि पैसा डबल किस में होता है। अभी ये सब चीज मैं उसको कैसे बताऊं फोन पे। अभी मुझे एक और ट्रेडर का भी फोन आया था, बहुतों का आता है फोन। अभी जैसे उनके सवाल होते हैं मैं उनको वो चीज एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन मेन चीज तो ये है ना। लोग पूछते हैं कि सर क्या क्या सीखा जाए, कैसे कैसे सीखा जाए। तो भी यार तुम जो भी सीखोगे वो सब तो तुम्हारा ट्रैप ही है। वो सब तुम्हारे लिए परोसा गया है इंस्टीट्यूशन से, मतलब वो थाली है जो इंस्टीट्यूशन ने तुम्हारे लिए लगाई है ना। थाली में मतलब प्राइस एक्शन रखा है, इंडिकेटर रखे अच्छे अच्छे, RSI समझो, है ना। उसके बाद एक प्रकार से वॉल्यूम भी है, उसके बाद और कुछ अलग अलग है, फिबोनाची है। वो सब तुम्हारी थाली है, वो तुमको खाने के लिए दिया जा रहा है, इंस्टीट्यूशन द्वारा ही दिया जा रहा है ना। तो अभी उसके बाद तुमको फियर पहचानना है कि मतलब वहां पे किधर कुछ तो ऐसी एक चीज है। गाइस ये चीज है ना, ये अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया जाए, ये स्मार्ट मनी कैसे ट्रेड करती है, इंस्टीट्यूशन कैसे ट्रेड करते हैं, इंस्टीट्यूशन कैसे फंसाते हैं, है ना। और अभी 2024 अभी एंड हो रहा है, अभी तो 2025 आएगा, ठीक है। 2025 में तुम देखोगे कि जो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट फिर बाद में जो भाग रहे हैं वो स्टॉक बहुत ही कम हो रहे हैं वैसे, है ना। तुमको ट्रैप्स दिखेंगे, सिर्फ एक ट्रैप नहीं, तुमको डबल ट्रिपल ट्रैप दिखेंगे, और ये आस्ते आस्ते बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि अभी तो समझो पेंडिंग ऑर्डर्स एक दिमाग ही देख रहे हैं, मतलब इंस्टीट्यूशन देख रहे हैं लेकिन दिमाग देख रहे हैं। एक टाइम आएगा कि जिस टाइम पे ये पेंडिंग ऑर्डर्स AI देखेगा, है ना, तो उस टाइम पे और मजा आएगा। ऐसा नहीं कि AI हर एक का स्टॉप लॉस हिट करवाएगा, आखिर में मेजोरिटी के पास जाएगा कि कहाँ पे कितना पैसा है, उसको अमाउंट समझेगा कि अगर समझो 100 रुपये में तुमने एंट्री की है तो 99 पे इतने इतने क्राउड के इतने इतने स्टॉप लॉस हैं, मतलब उसको तो सीधा अमाउंट दिखेगा कि 99 रुपीज पे समझो 100 करोड़ के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। 98 में जो अपना स्टॉप लॉस बड़ा रखते हैं वहां पे समझो 50 करोड़ के हैं, 97 पे समझो 25 करोड़ के हैं, है ना, 95 पे समझो 10 करोड़ के हैं, है ना। तो अभी उसके ऊपर कि उसको कितनी एंट्री चाहिए। अगर उसको समझो 200 करोड़ डालने हैं, नहीं तो 150 करोड़ डालने हैं, तो वो उतना वो स्टॉक को नीचे लेकर जाएगा क्योंकि उसको एंट्री करनी है, ठीक है। बात ऐसी है, ये चीज मुझे समझने में बहुत टाइम लग गया, मतलब बहुत ज्यादा टाइम, है ना। ये जो चार्ट मैंने बनाया है ये एकदम इजी लगता है कि हाँ ऐसा ऐसा है, लेकिन ये बनाने में भी बहुत टाइम लगा है। ये कैसे काम करता है क्या नहीं, मतलब ये बहुत सालों की मेहनत है, और बहुत मैंने इंटरव्यूज देखे हैं, फिर उसके बाद ये चार्ट एक कंक्लूड करके आया है, ठीक है। और एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस। अगर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे तो सच में बोल रहा हूँ, मार्केट तुमको अपने पास रुकने नहीं देगा, तुमको भगा देगा सच में। और मार्केट भगा देगा, तुम खुद ही भाग जाओगे ये एक्चुअल में होगा। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ करोगे तो ही होगा। और उसके बाद भी जब भी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखोगे, उसके बाद भी तुमको फियर पहचानना है ना। ऐसा नहीं है कि तुमने अगर फियर पहचान लिया तो तुम मतलब बहुत ज़्यादा कमाने लग गए, ऐसा नहीं है। तुमको 5% भी कम कमाना है तो उसके लिए भी मेहनत करनी है ना, बहुत मेहनत करनी है। ये मेहनत किस चीज़ की है, मतलब एक राइट सेट ऑफ रूल्स तक पहुंचने की, है ना, तुम्हारा एटीट्यूड सेट करने की, तुम्हारी साइकोलॉजी सेट करने की, है ना। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि ऐसी चाहिए वैसी चाहिए। ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा वर्ड लगता है ठीक है, लेकिन साइकोलॉजी कुछ इतना बड़ा नहीं है। साइकोलॉजी मतलब रूल्स, ट्रेडिंग रूल्स से समझो। रूल्स को अपन ने साइकोलॉजी का नाम दे दिया है। अभी रास्ता क्रॉस करने के रूल्स होते हैं,
हम यहाँ पे ये ऐसा बोल सकते हैं ना, रोड क्रॉसिंग साइकोलॉजी। ठीक है, इस चीज को समझो। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, इस शब्द को, ये बहुत भारी शब्द लगते हैं, लेकिन इसके पीछे बस एक ऐसा है, एक रूल्स है बस। वो रूल्स को अगर तुम समझ लिए तो बहुत इजी है ना। तो यही है गाइस कि 5% कमाने के लिए भी सही साइकोलॉजी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो एक्सेप्ट करना है ना कि हाँ बाबा, ये जो मैं कर रहा हूँ, ये जो मैंने सीखा है, ये जो देख रहा हूँ मैं, ये सही है, और उसके बाद तुम उसके ऊपर काम कर रहे हो तो बाद में वो सब काम करेगा। नहीं तो तुम वो राउंड एंड राउंड चक्रव्यूह में अटके रहोगे। ठीक है, इस चीज़ को ना गाइस अच्छे से समझो, नहीं तो मुश्किल है बहुत। और जो मैंने अभी एक वीडियो डब किया, रिसेंटली मैंने एक डाला एक वीडियो डेविड पॉल का, तो उनके इसमें भी मैंने बहुत अच्छे से बताया है, मतलब मैंने तो डब किया है लेकिन डेविड पॉल जी ने बहुत अच्छे से बताया कि मनी मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, वो वीडियो में आप मनी मैनेजमेंट सीखोगे कि एक्चुअल में एक सही मनी मैनेजमेंट कैसे होता है। तो गाइस वो भी देखना कि कैसा होता है मनी मैनेजमेंट। ठीक है, एक जो ट्रेडर जो मार्केट जैसे साइकिल्स में चलता है, तो जो ट्रेडर लूजिंग स्ट्रीक भी एक्सपीरियंस करता है और विनिंग स्ट्रीक भी एक्सपीरियंस करता है, तो उस टाइम पे अपना मनी मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, है ना। ये काफ़ी दिलचस्प है, आप देखिए उसको और अपनी ट्रेडिंग सुधारें, है ना। सबसे पहले तो राइट साइकोलॉजी लेके बैठे, गलत दिमाग से मत बैठना। ठीक है, बाय गाइस।